गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में आज हम हमारी थर्ड बुक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड, उस बुक को हम पुनः शुरू कर रहे हैं बच्चों। इसके अंदर हमने 4 चैप्टर पढ़ लिए थे और आज हम अपना 5वां चैप्टर जिसका नाम है न्यायपालिका उसको पढ़ने जा रहे हैं। चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। यहाँ पर बताया गया है कि जब हम न्यूज़पेपर पर देखते हैं तो आपको देश की अदालतों द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उनके बारे में जानकारियाँ हासिल होती है। अब आप प्रश्न उठता है कि हमें इन अदालतों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमने अपनी दूसरी इकाई में पढ़ा कि हमारे देश का जो हमारे देश में कानून का शासन चलता है, यानी कानून बनाए जाते हैं और सभी के लिए समान रूप से उन कानून को लागू किया जाता है और कोई भी व्यक्ति उस कानून का अगर उल्लंघन करता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे दंडित करने के लिए। यानी देश का जो कानून है सबके लिए समान होता है। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास न्याय की व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें काम करती हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। राज्य का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि वह स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब होता है ना। और आपके आसपास की अदालत, दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है, इसके आपस के अंदर क्या संबंध है, इसी चीज़ों के जवाब, इस प्रश्नों के उत्तर आपको इस अध्याय 5 न्यायपालिका के अंदर मिलने जा रहे हैं। चलिए तो बच्चों आज हम शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर। इसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि न्यायपालिका की क्या भूमिका है। अब आपको आता है कि न्यायपालिका जो न्याय करती है वो न्यायपालिका है। अब न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है हम इस पॉइंट के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। आप सभी ने सुना है, पिक्चर्स भी आप लोगों ने देखते हैं सिनेमा में, तो आप देखते होंगे कि अदालतें होती है और अदालत में बहुत सारे मुद्दे आते हैं, उनके ऊपर वह कई अपने निर्णय सुनाती है जिसको हम बोलते हैं फैसला सुनाती है। वे ये तय करती है कि शिक्षकों को विद्यार्थी की पिटाई नहीं करनी चाहिए। उनका एक फैसला है कि किसी भी स्कूल के अंदर विद्यार्थियों की शिक्षकों द्वारा पिटाई नहीं की जानी चाहिए। वे राज्यों यानी 2 स्टेट जो होते हैं, भारत के अंदर अनेक राज्य हैं, राज्यों के बीच पानी का बंटवारे को फैसला दे सकती है। किसी अपराध के लिए लोग जो गलत कार्य करते हैं उनके लिए उन्हें सजा दे सकती है। क्या सजा होगी, कैसे दी जाएगी, ये न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर उनके द्वारा किया जाता है। मतलब आप देखिए कि एक शिक्षक और विद्यार्थी के लिए कानून बनाया गया है कि एक विद्यालय में जब शिक्षक पढ़ने जाता है तो उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कि स्कूल प्रशासन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब 2 स्टेट आपस के अंदर किसी विवाद में गिरते हैं तो उसका निपटारा किस प्रकार से करना है। किसी अपराध किसी व्यक्ति ने किया है जिसे कानून द्वारा अवैध घोषित किया हुआ है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। तो ये इस तरीके के कार्य करती है और फैसले सुनाती है। तो न्यायपालिका के इन कामों को मुख्य तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला कार्य जो है उसका है विवादों का निपटारा। पहला है विवादों का निपटारा। अब विवाद कैसे होते हैं। विवाद नागरिक के बीच में हो सकते हैं, नागरिक सरकार के बीच में हो सकते हैं, 2 राज्यों की सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बीच में हो सकते हैं। तो इनके बीच कभी भी कोई भी विवाद होता है तो उन विवादों को हल करने की कार्यविधि मुहैया कराती है न्यायपालिका। ठीक है। दूसरी होती है न्यायिक समीक्षा। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, तो संविधान जब बनकर आया तो उसकी व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही दिया गया। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद में पारित किए गए कोई भी कानून संविधान आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसे उस कानून को रद्द कर सकती है और कुछ नया प्रावधान ला सकती है। इसे कहते हैं न्यायिक समीक्षा, यानी न्याय की समीक्षा करना। तो कानून संविधान आधारभूत ढांचे का अगर किसी भी प्रकार से संसद द्वारा पारित किए गए का उल्लंघन करता है तो उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे कहते हैं न्यायिक समीक्षा। तो अगर आपका प्रश्न बनता है यहाँ पर कि न्यायिक समीक्षा किसे कहा जाता है तो आप इस पैराग्राफ में से उत्तर लिखकर बताएंगे। तीसरा होता है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अगर देश में किसी भी नागरिक को कभी भी ये लगता है कि उसके जो संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उसका किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन हुआ है तो वह
अपने इस अधिकार की पालना कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में जा सकता है और उसका मुआवजा प्राप्त कर सकता है, अर्थात उससे उसको जो समस्या हुई है उसके बदले वह कुछ भी संशोधन मतलब कुछ भी रियायत पा सकता है। उदाहरण के लिए आपकी कक्षा 7 में हाकिम शेख का जो कि एक खेतीहर यानी किसान था, उसके बारे में एक निर्णय सुनाया गया कि वह चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो गया और वह कई अस्पतालों में इलाज कराने के लिए गया, तो इलाज करने के लिए उसे मना कर दिया गया, जिसके कारण उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। इस मामले की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है, उसके स्वास्थ्य का अधिकार भी इसमें सम्मिलित है। फलस्वरूप न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह आदेश दिया कि अस्पतालों की कार्रवाई के कारण जो नुकसान हकीम शेख को हुआ है वह उसका मुआवजा उसे प्रदान करे। सरकार को यह आदेश दिया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा वो तैयार करें और उसमें आपातकालीन स्थितियों में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दें। ये जो हमारा जो फैसला है ये पश्चिम बंगाल के खेतीहर मजदूर समिति बनाम विपरीत मतलब पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा 1996 में हुआ था। ठीक है, एक मैं आपको एक चित्र दिखा रही हूँ जो कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, जो कि न्याय की व्यवस्था का हमारा सबसे बड़ा न्यायालय है जो कि दिल्ली में स्थित है। इसी दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की भांति ये न्यायालय भी पहले संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में स्थापित हुआ करता था। 1958 में इस इमारत में इस सुप्रीम कोर्ट को, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, उसे स्थानांतरित किया गया है। तो बच्चों, आज न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है इसके बारे में मैंने आपको बताया है। आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसको अंदर जो प्रश्न बना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया प्रश्न क्या था कि मैं सबसे पहले पूछूंगी कि न्यायपालिका क्या होती है, तो उसका उत्तर दे। न्यायपालिका जो होती है जो न्याय करती है। ठीक है, भारत के अंदर लोकतंत्र के अंदर व्यवस्था बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि न्यायिक समीक्षा कहा जाता है, किसे कहा जाता है न्यायिक समीक्षा। अभी आपको मैंने बताया था जो व्याख्या का अधिकार संविधान में मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है और उसे लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून संविधान आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसे रद्द कर सकती है। इसे हम क्या कहते हैं? न्यायिक समीक्षा कहते हैं। मैं आपसे पूछूं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो आप कहाँ बताएंगे? दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थित है। पहले ये कहाँ स्थापित किया गया था, तो आप लिखेंगे संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में स्थापित किया गया था और जिसे बाद में 1958 में इसमें हस्तांतरित कर दिया गया। ये जो इमारत मैंने आपको बताई सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, ये आपको आज अब करना है। थैंक यू वेरी मच बच्चों। प्रश्नों के उत्तर मुझे लिखकर दिखाएं।